हो गया। सुनो, चैप्टर का नाम है सरस्वती सिंधु सभ्यता, यही है ना? यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा होगा कैमरे में ना, सरस्वती और सिंधु। यहाँ पे दो नदियों के नाम आ रहे हैं ना, साफ साफ दिख रहा है कि ये भी नदी है और ये भी नदी है। वैसे अगर प्राचीन काल में देखा जाए तो जो भी सभ्यताएं बसी थी ना, ज़्यादातर वो नदियों किनारे बसी थी, जितनी भी सभ्यताएं थी। तो ये जो नदियां हैं सरस्वती और सिंधु, वो कुछ इन इलाकों से बहती हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो नदी है ना, ये वाली आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये नदी सिंधु नदी है। ये वाली, ये ब्लू कलर में दिखाई दे रही है ये। और सरस्वती नदी अब है नहीं, वैसे विलुप्त हो चुकी है। कुछ ऐसे बहकर आया करती थी वो नदी भी, ठीक है, अब नहीं है, विलुप्त हो चुकी है वो नदी। तो इन दोनों नदियों के किनारे पर है ना जो सभ्यता बसी हुई थी, उसी को हम क्या बोलते हैं आज? और सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण क्या कहते हैं इसको? ठीक है, सिंधु सभ्यता, यही है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता थी। तो इन सभ्यताओं के बारे में अगर आप पता करें तो बहुत पुरानी सभ्यता है, आज की सभ्यता नहीं है। जैसे आज हम रहते हैं ना, आज हमारी भी सभ्यता है, उनकी भी पहले सभ्यता हुआ करती थी। पहले किसी को पता नहीं था कि सभ्यता थी कि नहीं थी। बात करते हैं कि 1921, यही है ना समय, एक व्यक्ति थे, नाम क्या था उनका? दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी ने क्या किया, उन्होंने, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं कुछ, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो खुदाई करते हैं और देखते हैं कि कुछ प्राचीन चीज़ें निकलती कि नहीं निकलती। उनको भी कुछ ऐसा ही मिला। उन्होंने पहले खुदाई की, देखा कुछ प्राचीन चीज़ मिली, फिर और करते 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 पता चला कि ये तो बहुत पूरा शहर निकल गया। और फिर जब बहुत सारी खुदाई की गई तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के घर मिले, और जब देखा गया तो समझ में आया कि ये एक ही जगह से संबंधित थे, एक ही सभ्यता संबंधित थे, जिसको क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। ठीक है, इसके अलग अलग जगह पर पाए गए थे। तो ये चैप्टर यही करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बारी बारी आप लिखेंगे, मैं लिखवा रहा हूँ, स्टार्टिंग से लिखना है। हाँ, जमीन के अंदर मिले थे। तो सरस्वती और सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का उदय हुआ। कहाँ उदय हुआ था? सरस्वती और सिंधु नदी किनारे। और ये भारत की क्या थी? प्रथम नगरीय सभ्यता थी। प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता का मतलब क्या होता है कि ये नगर सभ्यता है, ना कि गांव वाली सभ्यता। गांव और नगर में फर्क होता है। ठीक है, अभी हम पता करेंगे कि गांव क्या होता है और नगर क्या होता है, थोड़ा चैप्टर में आगे चलेंगे तब क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये क्या थी? नदी के किनारे एक प्रथम नगरीय सभ्यता थी। प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता। इसे अब सिंधु सभ्यता और सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभ्यता किस नदी किनारे थी? सिंधु नदी किनारे। तो सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इस सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता कहते हैं। समझ आया आपको? सिंधु नदी किनारे होने के कारण इस सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता। और जिस प्रकार से हमारे देश में ये सभ्यता फल फूल रही थी, सरस्वती सिंधु सभ्यता, उसी प्रकार एक और सभ्यता थी मिस्र में। कौन सी थी वो? मेसोपोटामिया। ठीक है, सेम यही सभ्यता जब हमारी यहाँ चल रही थी, तो उसी प्रकार से एक और सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो भी मिस्र में सेम टाइम पर चल रही थी। ठीक है, तो इसको जब सेम टाइम पे चलती है तो हम इसको हिस्ट्री में बोलते हैं समकालीन। ठीक है, समकालीन का मतलब होता है कि उसी के टाइम का। जैसे कि हम गांधी जी के समकालीन नहीं रहे और गांधी जी हमारे समकालीन नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हमारे समकालीन हैं, यही है ना। तो उसी प्रकार से मेसोपोटामिया सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। मेसोपोटामिया क्या थी? सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। अब बात करते हैं 1921 की। तो 1921 में दयाराम साहनी ने, जगह का नाम है पंजाब, है ना,
तो दयाराम साहनी ने 1921 में पंजाब प्रांत, ठीक है, कहां पर? पंजाब प्रांत में हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा स्थान की तथा 1922 में, अगले ही साल, एक और व्यक्ति थे, राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी ने कहां पर खुदाई की है? सिंध प्रांत में। तो सिंध प्रांत में क्या मिला उनको? मोहनजोदड़ो। ठीक है, लिख लेना कि सिंध प्रांत में क्या मिलता है उनको? मोहनजोदड़ो स्थान मिलता है। ये दो स्थान मिले हैं, याद रखना। एक मिला है पंजाब प्रांत में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, कौन सा? हड़प्पा, ठीक है, सभ्यता नहीं, हड़प्पा स्थान मिला है। उसी प्रकार से अगले ही साल 1922 में राखलदास बनर्जी ने किसका खोज किया था? मोहनजोदड़ो का। ठीक है, जगह का क्या नाम है? सिंध। ठीक है, तो सिंध प्रांत में दो प्रांत यहां पे है, सिंध ये एरिया है पूरा। ठीक है, जो सिंधु नदी किनारे एरिया था ना, वो सारा सिंध था। अब अगला जो टॉपिक लिखेंगे, विस्तार। ठीक है, अगला टॉपिक है विस्तार। ठीक है, आपकी बुक में ऐसा टॉपिक नहीं दे रखे, लेकिन मैं टॉपिक वाइज लिखवा रहा हूं ताकि आपको पता चला। विस्तार का मतलब क्या आता है? यह सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई थी। ठीक है, तो जहां से फैली हुई थी, तो सभ्यता को हम जब भी देखते हैं या कोई सा भी, जैसे हम बात करें कि हमारा देश कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो आप देखेंगे कि हमारा देश, ये वाला जो हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है, ये उत्तरी हिस्सा है और ये दक्षिणी हिस्सा है। तो अगर आप देखें तो पूर्व में जाएंगे आप, तो पूर्व में आपको कई ऐसे राज्य मिलेंगे जो पूर्व साइड में हैं। आप इधर जाएंगे तो पश्चिम साइड में एक राज्य मिल रहा है आपको, गुजरात, दिख रहा है ना आपको। इसी प्रकार से जब आप उत्तर में जाएंगे तो जम्मू, और जब नीचे जाएंगे तो तमिलनाडु, ऐसे राज्य हैं ना। तो इसी प्रकार से इस सभ्यता के भी अलग अलग स्थान थे। पूर्व में अलग स्थान था, पश्चिम में अलग स्थान था। तो कहाँ कहाँ विस्तार था वो लिखेंगे। तो ऐसा बना लें इसमें, और हमेशा से ही ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। मैप ऐसे बनाया जाता है। तो जो पूर्व में था, पूर्व में मिला, पूर्व में लास्ट में था आलमगीरपुर, यही था ना, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये था पूर्व में। इसी प्रकार पश्चिम में था सुतका गेंडोर, ये था पश्चिम में। इसी प्रकार से उत्तर में क्या मिला? उत्तर में मिला है मांडा, सबसे उत्तर में इसके मांडा, यहां तक फैला हुआ था, मांडा तक। और इसी प्रकार से दक्षिण में क्या था ये? ठीक है, दयामाबाद, यहां तक फैला हुआ ये, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में। ठीक है, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गेंडोर, और नॉर्थ में मांडा, और साउथ में दयामाबाद। यहां तक ये सभ्यता फैली हुई थी। ये रहा। अब इस सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो इस सभ्यता का क्षेत्रफल था 2,15,000 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की बात करें, ये तो विस्तार हो गया। जो क्षेत्रफल था इस सभ्यता का क्षेत्रफल था 2,15,000 वर्ग किलोमीटर। क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग किलोमीटर में ही मापा जाता है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। वर्ग क्यों लगाया? क्योंकि क्षेत्रफल है, ये स्क्वायर में होता है ना क्षेत्रफल हमेशा, इसलिए लगाया हमने। तो ये हो गया 2,15,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था।
ये क्षेत्रफल रहा इसका। इसी प्रकार से अब ये पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो दूरी थी सभ्यता की, वो थी लगभग 1600 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की बात की जाए, पूर्व से पश्चिम की ओर, ये वाला कितना था? 1600 किलोमीटर। इसी प्रकार से ऐसे ऐसे कितना था? 1400 किलोमीटर। दक्षिण से ये पूर्व, मतलब कि नॉर्थ से साउथ की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर 1400 किलोमीटर। के का मतलब किलोमीटर समझ लेना। अब इसके पुरास्थल में कौन कौन से शहर मिले हैं और शहर कहाँ कहाँ पर थे, वो नाम लिखेंगे शहरों के। तो इसके पुरास्थल में, इसके पुरास्थल में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कौन कौन सी जगह है? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान में बलूचिस्तान। पाकिस्तान में क्या है? बलूचिस्तान। क्या चीज? उत्तरी राजस्थान के बाद गुजरात है और पाकिस्तान में अब जो है बलूचिस्तान। गुजरात और पाकिस्तान में बलूचिस्तान और सिंध। और क्या है? सिंध। पाकिस्तान में 2 जगह के नाम बताए गए। कौन कौन से? इंडिया में कौन कौन से मिले हैं? इंडिया में कौन कौन शहरों मिले हैं? पंजाब में मिला है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान। ये रही इंडिया की बात। पाकिस्तान में 2 जगह मिले, एक बलूचिस्तान में और दूसरा सिंध में। इन जगह पर जब खुदाई की गई तो अलग प्रकार के जो है शहरों वाली सभ्यता मिली है इसमें। तो अब कौन कौन से मिलते हैं? तो जो शहर थे वो मिले हैं राखी गढ़ी, ठीक है, बनवाली, राखी गढ़ी, बनवाली, राखी गढ़ी, बनवाली। बनवाली हरियाणा में है। राखी गढ़ी, बनवाली, बनवाली, बनवाली है हरियाणा में। HR लिख दिया मैंने, ठीक है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो शहर कहाँ पर है? सिंध में है। मोहनजोदड़ो के ऊपर मूवी आई थी ना, ठीक है। अगर देखना हो तो कोई तो देख लेना, किसी को देखना है तो। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध प्रांत में है। और सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में अब, ठीक है। इसी प्रकार से अगला शहर मिला हड़प्पा, और ये कहाँ है? पंजाब में, पीबी, पंजाब में मिला। आगे और शहरों के नाम लिखेंगे। धोलावीरा जो कि गुजरात में, धोलावीरा, धोलावीरा ये कहाँ मिला? गुजरात में। अगला शहर मिला कालीबंगा, कालीबंगा। और ये जो कालीबंगा मिला, ये कहाँ मिला था? राजस्थान मिला। RJ लिख दूं? ये है। ये क्या थे? इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे। तो याद कर लेना, ये सारे इसके प्रमुख नगर थे। जैसे मैं कहूँ कि हरियाणा के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, बता सकते हो? ठीक है, हाँ, पानीपत भी है, सोनीपत भी, गुड़गांव है ना, और सोना भी है। ज़िले भी हैं और साथ साथ शहर भी हैं, ये है ना।
ये प्रमुख नगर थे। तो इसी प्रकार से इस सभ्यता के ये नगर थे। कुछ पाकिस्तान में है। अब अगर आपको देखना है जाकर भी तो वीज़ा लगेगा। अगर आपको मोहनजोदड़ो जाके देखना है ना क्या क्या मिला था, तो वीज़ा लो पहले पाकिस्तान का, फिर जाओ, ऐसे नहीं एंट्री है। हाँ, इंडिया में है कुछ, आप चले जाओ यहाँ पर बनवाली, ठीक है, बनवाली चले जाओ, हरियाणा में ही है, इसके लिए वीज़ा की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब ये पूरा स्थल ना, यहाँ पे थोड़े से म्यूजियम टाइप के मिलेंगे आपको। और जो आज आप फोटोज़ में देख रहे हो ना क्या क्या मिला है, वो वहाँ पर रखे हुए हैं। आप जाकर मतलब टच नहीं कर सकते कि एक आध सैंपल ले आए हम उठा के, ऐसा नहीं है। आपको जाना पड़ेगा, बस वो देखो, अच्छा ये मिला था, बस वापस चले आओ। फ़ोटो शायद अगर अलाउड करते हैं वो लोग तो फ़ोटो भी खींच सकते हो तुम लोग, कहीं कहीं पर अलाउड नहीं होता। ये होता है, समझ आया ना आपको कि इस सभ्यता के कौन कौन से प्रमुख नगर थे। राखीगढ़ी बनवाली हरियाणा में है, मोहनजोदड़ो सिंध में है, हड़प्पा पंजाब में, धोलावीरा गुजरात में और कालीबंगा राजस्थान में। क्या राखीगढ़ी का इसमें वर्णन है नहीं वैसे। अब बात करेंगे कालक्रम की। कालक्रम का मतलब होता है कि ये सभ्यता कब से कब समय तक पाई गई थी और अब क्यों नहीं है सभ्यता। बड़ी अजीब सी बात है कि इतनी बड़ी सभ्यता कहाँ गायब हो गई, वो लोग कहाँ चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। जैसे कि हमारी भी सभ्यता है ना, और अगर हमारी सभ्यता एकदम गायब हो जाए, कोई मिले ही ना एक भी, बस जब आगे का मनुष्य आए और खुदाई करे तो पता चले कि यहाँ पे भी शहर बसे हुए थे, तो उनको भी बड़ा अजीब लगेगा कि ये सभ्यता गई कहाँ, इनका पतन कैसे हो गया। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है हमारी सभ्यता का पतन होगा तीसरे विश्व युद्ध से, है ना। और तीसरा विश्व युद्ध का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियर वॉर होगी, और जब परमाणु बम गिरेंगे इधर से उधर तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। चलो, ये सभ्यता तो धीरे धीरे करके सूखे के कारण, कुछ और चीज़ों के कारण आगे हम पढ़ेंगे, सभ्यता ये ख़त्म हुई। लेकिन ये जो सभ्यता है, हमारी सभ्यता, इसको खतरा हमसे ही है, इंसानों से ही है। चलो वो सभ्यता, चलो कोई प्राकृतिक कारण रहे होंगे, बहुत सारे कारण होते हैं सभ्यता ख़त्म होने के, लेकिन हमारी सभ्यता का कारण हम ही होंगे, हम ही अपना विनाश करेंगे। हम अपनी कब्र अपने आप ही खोद रहे हैं, यही चल रहा है। आगे देखो, कालक्रम लिखेंगे। कालक्रम को 3 चरणों में बांटा गया है, ठीक है। कालक्रम का मतलब पहला कालक्रम, दूसरा और तीसरा, 3 चरण हैं। तीनों चरणों में अलग अलग बात करी जाएगी। अगर जो पहला चरण है, वो पहला चरण कृषि वाला चरण था। कृषि का मतलब होता है कि वो सभ्यता बस किस पर निर्भर करती थी, केवल कृषि के ऊपर। लेकिन उसके बाद ये सभ्यता कृषि से नगर सभ्यता में बदली, और नगर सभ्यता से धीरे धीरे फिर से जो है कृषि सभ्यता ग्रामीण सभ्यता में बदली, और ग्रामीण सभ्यता से धीरे धीरे इसका फिर से पतन हो गया। कुछ ग्राफ ऐसा चला, पहले गांव, फिर थोड़ा सा शहर में, और फिर गांव में, और गांव से सीधे इस सभ्यता का पतन हो गया, सभ्यता खत्म हो गई। तो क्या समय रहा इसकी बात करते हैं। और जो समय है, हम समय को, समय के मापन की इकाई इतिहास में प्रयोग करते हैं ईसा पूर्व, यही करते हैं ना, ईसवी। इसका मतलब ये होता है कि ईसा मसीह के जन्म से इतने साल पहले आधार बनाया जाता है। क्योंकि जो घटना है, ज़्यादातर आपने देखा होगा, जो पहले के लोग थे, आपके आज भी दादा दादी, ठीक है, आपके माता पिता भी शायद, अगर आप उनसे कुछ कालक्रम पूछ लो कि हमारा जन्म कब हुआ था, अगर उनको याद नहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो कहेंगे कि जब सूखा आया था, बाढ़ आई थी, यही बात करेंगे, बाढ़ आई थी। कहेंगे उस समय मंदी चल रही थी देश में। कोई कहेगा उस समय इंदिरा गांधी थी, ऐसी बात करेंगे। वो किसको बेस मानते हैं? कुछ घटनाओं को बेस मानते हैं। तो इसी प्रकार से इतिहास में ईसा मसीह के जन्म को माना गया आधार, और उसको लेकर किया गया कि ईसा पूर्व, इनके जन्म से इतने साल पहले। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको। अब जैसे मान लो आपने 10th क्लास कर ली, और आज से 70-80 साल बाद आपसे पूछा जाए कि आप 10th क्लास में कब थे, तो आप कहोगे
याद तो नहीं आ रहा, लेकिन कोरोना के बाद थे, यही कहोगे ना, याद तो नहीं आ रहा लेकिन कोरोना के बाद थे। तो आपने आधार किसको माना है? कोरोना का माना है। अब अच्छा, जिसको आप बता रहे हो अच्छा कोरोना कब आया था उसको भी नहीं पता, वो देखेगा नेट में कोरोना कब आया था, 2020 में आया था। अच्छा, तो 2020 में आया था, इसका मतलब कि आप जो है ना 2020 के बाद 10th क्लास कर रहे थे, है ना, हिसाब लगा लेगा ना इंसान। तो ऐसे ही ये भी होता है ईसा। तो उसी की बात करते हैं। 3 चरण में है कालक्रम। तो इसमें लिखेंगे कालक्रम की दृष्टि से सरस्वती सिंधु सभ्यता को, कालक्रम की दृष्टि से सरस्वती सिंधु सभ्यता को 3 चरणों में बांटा गया है। 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 अब क्या होता है कि अब ये तो है नहीं कि भाई कोई रहा होगा या कोई उनको पुराना अखबार मिल गया या कुछ लिखा हुआ मिल गया तब जाके उन्होंने बताया, नहीं। किसी की एज कैसे पता करते हैं? तो उसके लिए एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं रेडियो कार्बन तिथि। ठीक है, रेडियो कार्बन तिथि क्या होती है कि कार्बन का एक आइसोटोप होता है, समस्थानिक होता है, C14 होता है ना। ये क्या होता है? ये रेडियो एक्टिव होता है। तो रेडियो एक्टिव होने के कारण क्या होता है कि इसका जो पदार्थ है, जो ये C14 है, इसका जो एटम है लगातार जो होता है ये डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब कि लगातार इसका क्षय होता है, खत्म होता रहता है। तो कोई पदार्थ जब खत्म हो रहा होता है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, तो उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ, जिसको अर्ध आयु बोलते हैं। अर्ध आयु से ये गणना कर ली जाती है कि इसकी एज इतनी रही होगी। ये पदार्थ जितना बचा होगा, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि मैं एक सिंपल सी बात करूं कि जो C14 है वो 1 साल में पूरा खत्म हो जाता है। मैं बात करता हूँ, मान लो कि C14 है, फॉर एग्जांपल 1 ग्राम मेरे पास इसके अंदर C14 मिला, ठीक है, और हमें पता है कि 1 ग्राम C14 जो है 1 साल में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 1 साल में ख़त्म हो जाता है। तो आपने इसका चेक किया, इसके अंदर C14 जो है बहुत कम मात्रा में मिला, लगभग ख़त्म होने के बराबर मिला कि अब ये ख़त्म हो चुका है, इसके अंदर ना के बराबर बाकी है, बस निशानियाँ रहेगी कि हाँ इसके अंदर C14 था। तो आप कहोगे अच्छा C14 को ख़त्म होने में 1 साल लगता है, इसका मतलब कि कितना साल पुराना है ये? 1 साल पुराना। तो जो रेडियो कार्बन डेटिंग होती है इसी प्रकार से होती है। हर चीज़ में, इस दुनिया में हर चीज़ में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता ना। हमारे अंदर भी कार्बन है, इसके अंदर भी कार्बन है, आपके बालों में कार्बन है, ठीक है, ये जो माइक जिससे मैं बोल रहा हूँ इसमें भी कार्बन है, ये बोर्ड है इसमें भी कार्बन है, बहुत सारी चीज़ों में कार्बन मिलेगा आपको। ठीक है, इस दुनिया में 2 चीज़ों में कार्बन नहीं है, वैसे तो बता दूँ कि 2 पार्ट में बांटा गया है। एक वो केमिस्ट्री जिसमें कार्बन होता है, ठीक है, और जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें कार्बन वाली चीज़ें हैं, और वो केमिस्ट्री जिसमें कार्बन नहीं होता, इसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री है वो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की बात करते हैं, और ऑर्गेनिक चीज़ें वो होती हैं जिनमें कार्बन पाया ही जाता है। नमक ले लो, घर में जो खाते हो आप, उसमें कार्बन नहीं होता, आपको कि सर कार्बन तो पाया जाता है, NaCl होता है, वो जो C होता है वो क्लोरीन के लिए होता है, कार्बन के लिए नहीं है ना। तो ये किसके अंदर आता है? इनऑर्गेनिक आता है, ऑर्गेनिक नहीं है ये, समझ आया ना आपको। वैसे आप एक वर्ड सुनते आए होंगे ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक खेती सुना है आपने, है ना। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि इसको सही तरीके से करना, हम उसमें उन चीज़ों का प्रयोग करें जो केमिकल्स नहीं हैं। ठीक है, खाद का हम प्रयोग करें परंतु उर्वरक का प्रयोग ना करें। खाद का मतलब क्या है? जो सड़ी गली चीज़ों से बनाते हैं। उर्वरक कौन से? जो केमिकल होते हैं। आजकल वैसे तो अगर कृषि की जाती है तो उसके लिए उर्वरक का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ बात करता हूँ C14 की, कि C14 का एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि जितना बाकी रह जाएगा वो लोग इसका हिसाब लगाएंगे और बता देंगे ये चीज़ इतनी साल पुरानी होती है। समझ आया ना आपको। तो इसी का हिसाब लगाया गया, तो लिखेंगे रेडियो कार्बन तिथि से पता चला, रेडियो कार्बन तिथि से पता चलता है कि 7500 से 7000 ईसा पूर्व, $7500 से 7000, मैं लिख देता हूं समय, 7500 से 7000 ईसा पूर्व, ये कैसी सभ्यता थी?
कृषि संस्कृति थी। समझते हो? 7500 से 7000 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं। इसमें कौन कैसी संस्कृति थी? कृषि संस्कृति थी। आगे 3200 ईसा पूर्व में इसमें फिर नगर योजना के लक्षण दिखाई दिए। 3200 ईसा पूर्व बात करेंगे। 3200 ईसा पूर्व में इसमें किसके लक्षण दिखाई दिए? नगर योजना के। मतलब कि अब कहीं ना कहीं ये जो कृषि संस्कृति थी अब कौन संस्कृति में बदल रही है? नगर संस्कृति में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नगर संस्कृति के इसमें लक्षण दिखाई दिए। समय क्या रहा? 3200 ईसा पूर्व। और जब यही सभ्यता 2600 ईसा पूर्व तक आई तो यह पूरी तरह से 2600 ईसा पूर्व तक आई तो यह पूरी तरह से पूर्ण नगर सभ्यता थी। पूरी सभ्यता, समझ रहे हो? मतलब कि ये जो सभ्यता थी 3200 के आसपास हल्का सा नगरीय सभ्यता, मतलब नगर का विकास होने लगा था, लेकिन 2600 ईसा पूर्व आते आते ये जो सभ्यता थी पूर्ण रूप से नगर सभ्यता में बदल गई। क्या समय रहा? 2600 ईसा पूर्व। इसमें क्या पूर्ण नगर सभ्यता में बदल गई है। अब फिर आगे फिर समय आया 1900 तक आते आते 1900 तक आते आते फिर ये जो सभ्यता थी ये फिर किस में परिवर्तित हो गई? फिर से कृषि संस्कृति में परिवर्तित हो गई, या कृषि सभ्यता में परिवर्तित हो गई, या ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो गई। कृषि संस्कृति लिख लो या ग्रामीण सभ्यता में लिख लो, एक ही बात है। कृषि संस्कृति, क्योंकि ग्रामीण संस्कृति और ग्रामीण सभ्यता कृषि पर ही आधारित होती है। गांव के लोग जो होते हैं और शहरों के लोग में फ़र्क क्या होता है? क्योंकि गांव के लोग कृषि करते हैं, शहरों के लोग कृषि नहीं करते। ठीक है, हाँ हो सकता है एक दो इंक्लूड हों कि वो भी कृषि करते हों लेकिन किसी से करवाते होंगे, नहीं तो ज़्यादातर शहरों के लोग जो है उनका अपना बिजनेस होता है या कहीं काम कर रहे होते हैं, प्राइवेट जॉब होती है। नहीं ऐसा तो नहीं कार्बन खत्म हो जाए, कार्बन खत्म ही नहीं होता। क्योंकि कार्बन अगर कार्बन खत्म हो गया इसका मतलब क्या है कि बॉडी बचेगी नहीं। समझा है ना? कार्बन को ख़त्म होने में, हाँ, एक कार्बन की आयु तो C14 की आयु तो कई लाखों वर्ष में होती है। ये कितना शायद हो सकता है। समझ आया आपको? तो इसका बदलाव फिर से ग्रामीण संस्कृति में हो गया। कब? 1900 तक आते आते। और इसके बाद फिर जब समय आया 1300 ईसा पूर्व तक, तो इस नगरीय सभ्यता क्या हो गया? पतन हो गया। क्या हो गया? लास्ट में पतन हो गया। समझ आया आपको? ये सभ्यता तो ये जो है लगभग यहाँ तक ये प्रथम चरण ही है। ठीक है, ये क्या है? प्रथम चरण है। ये वाला दूसरा चरण है। ठीक है, और ये वाला तीसरा चरण है। समझ आया ना? ये है, यहाँ तक कर लिया हमने आज। फिर आगे करेंगे, कल हम करेंगे नगर योजना कैसे थी, नगर कैसे थे इसके। ठीक है, नगर में सड़कें कैसे पाई गई और नगर क्या विशेषता थी, ये सारी चीज़ करेंगे। कर दो ऑफ।